हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैंने सोचा आपके लिए एक चैप्टर और मैं वन शॉट में डाल ही देती हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन बच्चों, आपको भी मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप बस सुन रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे। आपको वीडियो सुननी भी है और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मेहनत करने का टाइम आपका चल ही रहा है और आपको मेहनत करनी है हर हाल में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी आपको, ब्रीफ में सुनते जाना और नोट्स बनाते जाना। डिसीज़ के हैं जो टाइप्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले तो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं जो पैथोजन कोज्ड करता है। ठीक है, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया आपको, उसको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड या फिर कोविड-19। इसमें पैथोजन का मेनली रोल होता है। पैथोजन कौन सा है? टाइफाइड अलग पैथोजन से होता है और कोविड अलग पैथोजन से होता है। दूसरा जो डिसीज़ का टाइप है उसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होता, ये आपकी बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से डिसीज़ हो जाती है। कोई हार्मोन नहीं बन रहा है या फिर कोई से जीन एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल डायबिटीज़ और कैंसर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसीज़ से। बहुत सारी डिसीज़ हैं जो बैक्टीरिया कोज करता है, उसको बैक्टीरियल डिसीज़ बोलते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में वो बैक्टीरियल डिसीज़ का टाइफॉइड है। टाइफॉइड एक बुखार है, हिंदी में इसको मियादी बुखार कहते हैं। बहुत लंबे टाइम तक फीवर रहता है इसमें। जो टाइफाइड बुखार है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी या टाइफियूमीटर है। लेकिन और भी बहुत सारे रूट है पैथोजन की एंट्री के लिए। फूड के थ्रू होना, या फिर आपने एयर को इनहेल कर लिया या कट वगैरह बॉडी में लग गया, तब भी आपकी बॉडी में पैथोजन आसानी से एंटर कर सकता है। लेकिन टाइफॉइड के केस में क्या है आपका? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब फूड और वाटर में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जब किसी को टाइफॉइड होता है तो फॉलोइंग सिम्टम्स आते हैं। तो उसके स्टमक में पेन होगा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब होगा पेन। हेडेक रहेगा, उसके सर में दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा। और जब ज़्यादा ही इसके नंबर बढ़ गए बैक्टीरिया के, सीवियर कंडीशन में क्या हो जाएगा? इंटेस्टिनल परफोरेशन अकर, मतलब छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड्स भी फीसिस में आने लगता है। ठीक है, और वो मर जाता है इसकी वजह से टाइफॉइड फीवर में। टाइफॉइड का क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी काफ़ी पूछा जाता है कि टाइफॉइड टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट होता है लैब के अंदर, जो डायग्नोस करता है इस पेशेंट को टाइफॉइड है या नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव का वो किससे पता चलता है? विडाल टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिसीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निमोनिया। निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। अभी आपकी बॉडी में एंटर कैसे करेगा? कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने छींक दिया या फिर वो खांसा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में आ जाएंगे और उसको अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? अगर आप वो इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी सामान यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट लाइक लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, तो भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। निमोनिया जो है ट्रू रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। क्यों बोल रहे हैं इसको ट्रू रेस्पिरेटरी डिसीज़? क्योंकि लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं इसमें। ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है, इसको इसलिए ट्रू रेस्पिरेटरी डिसीज़ बोलते हैं। निमोनिया में होता क्या है? पेशेंट की जो लंग एल्वुलाई है वो फिल्ड हो जाती है फ्लूइड या म्यूकस से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। आपको पता है ना, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जब वहाँ पे म्यूकस फिल हो गया है तो फिर दिक्कत होएगी। और फिर इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? जो फिंगर टिप है और नेल्स हैं वो ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। ये एक्चुअली सिम्टम्स में आएगा निमोनिया के। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरियल नहीं है, वायरल डिसीज़ है। वायरल मतलब जो वायरस की वजह से हुई है। इसमें जो सबसे डिसीज़ का नाम है, एग्जाम्पल है वो कॉमन कोल्ड है। किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। और इसके जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है अब वही सेम निमोनिया की तरह, या तो आपने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया है उस इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर आपने ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया है। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्नीजिंग, वीजिंग, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ बहुत भारी हो जाएगी, वाटरिंग आइज हो जाएंगी, आंखों से पानी बहेगा, नेसल डिस्चार्ज, नेसल कंजेशन, नाक ठसी ठसी रहेगी, सोर थ्रोट मतलब एक होर्सनेस आ जाएगी, बहुत भारी सी बेकार सी आवाज़ हो जाती है। ठीक है, छींकना, खांसना, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वीजिंग उसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रोटोजोल डिसीज़। प्रोटोजोल डिसीज़ जो है वो प्रोटोजोया की वजह से होती है। कौन सी वाली डिसीज़ का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में? अमीबियासिस, या फिर आप इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोल सकते हैं। प्रोटोजोया का नाम क्या है जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो रही है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, साइंटिफिक नेम शुड बी
अंडरलाइन होने चाहिए। टाइनी पैरासाइट है ये, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, वही कंटेमिनेटेड फूड वगैरह आपने खा लिया है जिसमें ये प्रोटोजोआ ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो आपको भी ये डिसीज़ हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे ही एंटर नहीं करता, हाउस फ्लाइज इसका मैकेनिकल कैरियर होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं पैथोजन। किसी भी इन्फेक्टेड का जो फीसिस है, जो एक्सक्रीटा है, उस पर बैठेगा, फिर फूड पे बैठेगा, वाटर पे, और वो आपने पी लिया तो आपको भी अमीबियासिस हो जाएगा। सिम्टम डॉक्टर कैसे पहचानते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायरिया भी हो जाएगा उस पर्सन को, स्टमक में पेन होगा, एब्डोमिनल क्रेम्स, एक मरोड़ सी उठती है, ठीक है, और स्टूल में म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। ये इसके सिम्टम्स है अमीबियासिस के। नेक्स्ट जो प्रोटोजोल डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है। अब इसकी स्पीशीज़ कौन सी है उसके बेसिस पे मलेरिया के टाइप भी हैं। 4 स्पीशीज़ है एनसीईआरटी में, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फेल्कीपैरम। फेल्कीपैरम जो है सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कॉज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। बाकी बिनाइन, टर्टेरियन, ठीक है, इस तरह के ये मलेरिया कोज करते हैं। लेकिन सबसे जो डेंजरस है वो कौन सा वाला है, मैलिग्नेंट मलेरिया है, जो फेल्कीपैरम करता है, प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम। टी यहाँ पर जीनस का नेम है, प्लाज्मोडियम। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका इन्फेक्शन जैसे आम लोगों को क्या पता रहता है, मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर मस्कीटो जो है वो रियल कल्प्रेट नहीं है। इट इज़ अ वेक्टर व्हीकल्स, मतलब जो पैथोजन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वेक्टर का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलियस मस्कीटो। ये फीमेल होती है, ना कि मेल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछ लेते हैं कि इसको वेक्टर बताइए। वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो फीमेल एनाफिलियस नाम आएगा, और कॉजल एजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम आपका सही आंसर होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, 25% इंसेक्ट जो है फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस जो प्लांट के सैप वगैरह पार्ट खाकर जिंदा रहते हैं। फीमेल एनाफिलियस वेक्टर है, मतलब ये ट्रांसमिट करेगा, और ये पैथोजन को ट्रांसमिट करके मलेरिया डिसीज़ को कोज करता है। प्लाज्मोडियम की कौन सी वाली स्टेज को ट्रांसमिट करता है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म को, जिसको स्पोरोजोइड बोलते हैं। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर ड्रग्स देते हैं वो क्यूनिन देते हैं। क्यूनिन जो है वो बार्क ऑफ सिनकोना से ऑब्टेन की गई ड्रग्स है। नीट में पूछ लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग बताइए जो मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करती है, तो मेडिसिन का नाम क्यूनिन है, और ये मेडिसिन ऑब्टेन किससे हुई है, सिनकोना प्लांट से। यह बात आपको याद रखनी है। देखिए, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, ठीक है। डाइजेनेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 होस्ट पे रहना पसंद करती है ये, ह्यूमन पे और मस्कीटो पे। हमारी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देगी, जिसमें से एक केमिकल रिलीज होता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से फीवर होता है। बच्चों, मुझे एक बात और कहनी थी, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना आपका ये प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल का, प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना ध्यान से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। देखिए, पहले स्टेप में क्या दिखा रखा है, फीमेल मस्कीटो ने ह्यूमन के कहीं पर भी बॉडी पे बाइट करा है, बाइट करते ही वो इंजेक्ट कर देगा इन्फेक्टेड फॉर्म को, स्पोरोजोइड्स को। स्पोरोजोइड्स ब्लड के थ्रू कहाँ भागेंगे, सबसे पहले लीवर के पास जाएंगे। लीवर के पास जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर लीवर सेल्स की सेल्स को ब्रस्ट आउट करके हेपेटोसाइट्स को कहाँ भागेंगे, ये ब्लड सेल्स के पास, आरबीसीज के पास। वहाँ भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ब्रस्ट कर देंगे। जब ये ब्रस्ट होगी ना रेड ब्लड सेल्स, तो एक केमिकल रिलीज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। पेपर में भी पूछ लेते हैं, हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से चिल्ड एकदम फीवर आता है, और ये मलेरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फिर ये एसेक्सुअली स्टेजेस इसकी लीवर और आरबीसी में चल रही थी। आरबीसी में फिर एक और स्टेज आ जाती है इसकी सेक्सुअल स्टेज है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। ये रेड ब्लड सेल्स में बनते हैं, लीवर में नहीं बनते, याद रखना। जैसे ये गैमेट्स वाली स्टेज बनेगी, ये मस्कीटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर दोबारा से सक करने के लिए आएगा ब्लड, तो ये गैमेटोसाइट्स को भी ले लेगा। अब ये गैमेटोसाइट्स जो हैं, ब्लड मील है, ये मस्कीटो के इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज। फिर इन्फेक्टेड फॉर्म जो है स्पोरोजोइड्स वाली, वो उसके सिलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा मस्कीटो में। तो आपको इस डायग्राम में 2 होस्ट नज़र आएंगे, एक तो ह्यूमन और दूसरा कौन है, मस्कीटो होस्ट है। इसीलिए प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। पेपर में क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि हीमोजोइन कहाँ रिलीज़ हुआ, आरबीसी में रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से चिल्ड फीवर आया। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, मस्कीटो के गट पे हुआ है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। स्पोरोजोइड्स इसकी इन्फेक्टेड फॉर्म है। प्राइमरी होस्ट इज़ ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट इज़ मस्कीटो। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कुछ वर्म्स भी डिसीज़ कोज करते हैं, ठीक है।
एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये राउंड होता है शेप, इसलिए इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। कौन से डिसीज़ कोज करता है ये? एस्केरियासिस। देखो पैथोजन का नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है, लेकिन डिसीज़ का नाम क्या है? एस्केरियासिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको। इसका इन्फेक्शन कैसा होता है? जब भी आप कंटेमिनेटेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह खा लेते हो तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और आपको एस्केरियासिस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है सिम्टम? मस्कुलर पेन होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसे फीवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट है फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ जो फंगस की वजह से हुई है। आपकी एनसीईआरटी में एक ही डिसीज़ है जो फंगस की वजह से हुई है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म डिसीज़ का नाम है, किसी कीड़े से नहीं होता, वॉर्म्स टर्म से कंफ्यूज मत होना, ये फंगल डिसीज़ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 फंगस के नाम हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मेटोफाइटन। इन तीनों के नाम आप अच्छे से याद कर लेना। फंगल डिसीज़ है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? देखो रिंग वॉर्म क्यों बोलते हैं? जब इन्फेक्शन होता है ना तो फंजाई ना एक तरह से रिंग शेप का वो बना लेता है स्ट्रक्चर, तो इसलिए से रिंग वॉर्म बोलते हैं। और रेड कलर का ड्राई स्केली से लेता है, वो एपिडर्मिस पूरी वो निकल रही होती है अच्छे से। इसका सिम्टम यही है, ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं इसमें और इचिंग होती है बहुत ज़्यादा रिंग वॉर्म में। जो एलिफेंटियासिस डिसीज़ है ये किसकी वजह से होती है? एक वॉर्म होता है, फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। 2 नाम स्पीशीज़ है इसकी, वुचेरिया या फिर फिलेरियासिस से याद रखना। वुशेरिया मलाई और वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी 2 स्पीशीज़ है। ये वॉर्म जो है ये कौन ट्रांसमिट करता है? मस्कीटो ही करता है। जैसे मलेरिया में फीमेल एनाफिलिस था, फ्लोरियल वॉर्म को ट्रांसमिट करने में फीमेल मस्कीटो ही है, क्यूलेक्स नाम है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एकदम हाथी के जैसा पैर लगता है। इवन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑल्सो गेट्स डिफॉर्म। इस डिसीज़ में ये होता है। अभी तक आप बच्चे देख ही रहे हैं, सारी डिसीज़ ही चल रही हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा है, इस चैप्टर से पूछ लेते हैं कि लार्विसाइडल फिश कौन सी है? साइडल मतलब जो मार दे, किल कर दे, लार्वा, ठीक है, किसका? इंसेक्ट का लार्वा जो पैथोजन है। तो गैम्बूसिया फिश है जो किल कर देती है मस्कीटो वगैरह के लार्वा के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो डिसीज़ सारी ख़त्म हो गई है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म। अगर ये जो छोटी मोटी जो डिसीज़ है, पैथोजन इतने ज़्यादा होते हैं हमारे आसपास, इनसे बचाने के लिए नेचर ने, गॉड ने हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ओके, इम्यून सिस्टम के भी 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी में, सिंस बर्थ ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? जो हमारी स्किन है वो किसी भी पैथोजन या माइक्रोब्स को एंटर नहीं करने देती। दूसरा जो बैरियर है हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। जैसे कि आपके स्टमक में HCl अगर कोई पैथोजन एंटर कर गया माउथ से तो उसको HCl जो है हमारे स्टमक में वो किल कर देगा, ठीक है। या फिर सलाइवा होता है, वहीं पे भी किल हो सकता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना हमारे माउथ में और हमारे टीयर्स में, तो वहाँ से भी एंट्री इनकी बैन हो जाती है। ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। थर्ड टाइप का जो इनेट इम्यूनिटी में बैरियर आता है वो सेलुलर बैरियर है। मतलब आपकी जो सेल्स हैं, स्पेशली सर्टेन काइंड्स ऑफ WBC, वो हेल्प करती है डिस्ट्रॉय करने में माइक्रोब्स के। एग्जाम्पल याद रखना, WBC कौन कौन सी है? फर्स्ट है PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। न्यूट्रोफिल्स है, इसमें न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं इसको, या मोनोसाइट्स होती हैं, ये एकदम से खा जाती हैं, किल कर देती हैं फॉरेन एजेंट्स को। NK सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर्स, NK की फुल फॉर्म। इसमें लिम्फोसाइट्स के टाइप आ जाएंगे, B और T लिम्फोसाइट्स। मैक्रोफेजिस टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, ये एकदम से अमीबा की तरह फेगोसाइटोस कर जाएगी माइक्रोब को और डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सारे सेल्स के जो टाइप्स आ रहे हैं ना, ये सारे किस में आएंगे? सेलुलर बैरियर में आएंगे। बैरियर मतलब जो रोक दे। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है? मान लो किसी पैथोजन ने सेल्स पे अटैक कर दिया, वो सेल्स हो गई है इन्फेक्टेड। अब उस सेल को लगता है मैं तो मर गया, लेकिन बाकी के अपने आसपास नेबर की सुरक्षा करूंगा, तो वो एक प्रोटीन को सिक्रीट कर देता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरोस। केमिकल नेम है ग्लाइकोप्रोटीन। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, मतलब जो अच्छी खासी सेल है, उसको फर्दर वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो इंटरफेरोन्स याद रखना कौन से वाले टाइप के इन्फेक्शन में बनेगा? वायरल इन्फेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो प्रोटीन का नाम याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये किसके बारे में था बच्चों? ये इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में था। आई होप आपको इन्नेट इम्यूनिटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आपने बर्थ के बाद जो एक्वायर करी है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जो सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं थी, बाद में आपके बर्थ के बाद डेवलप हुई है, आपने एक्वायर करी है, उसे एक्वायर्ड बोलेंगे। ये भी 2 टाइप की होती है, एक्टिव और
पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव मतलब प्री फॉर्म रेडीमेड आपको एंटीबॉडीज़ दे दी ताकि वो माइक्रोब से फाइट कर सके, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक तो मदर देती है, मदर को जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसमें आईजीए होती है, क्योंकि इन्फेंट्स की इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इम्यून सिस्टम होता नहीं है, तो मदर की मिल्क में ही एंटीबॉडीज़ होती है, तो रेडीमेड मिल रही है फीटस को। दूसरा एंटी टेटनस का मिल जाता है इंजेक्शन, या एंटी वेनम किसी ने स्नेक बाइट वगैरह हो गई तो डॉक्टर्स दे देते हैं। पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेडीमेड मिल रही है आपको, आपकी बॉडी को बनानी नहीं पड़ रही। एक्टिव में क्या होता है, जब आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करे उसके अगेंस्ट, उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। या तो ये वैक्सीनेशन से डेवलप कर सकते हैं या फिर एक्चुअल इन्फेक्शन। जैसे पोलियो वायरस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पोलियो वायरस में जो वो आपको दवाई पिलाते हैं उसमें एक्चुअली मरे हुए या वीक वायरस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अगर रियल में कोई वायरस आ गया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको किल कर देगी। इम्यून रिस्पॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब पहली बार किसी ने आपको चांटा मारा तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा ना करें, लेकिन सेकंड टाइम आपको मारेगा तो आपको बहुत, ये पैथोजन को पहचान लेता है, इसके पास मेमोरी होती है। एक्चुअली इसने मेरे को पहले अटैक किया था तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं अब की बार सेकंड टाइम, तो उसको हाई इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, इम्यूनो रिस्पॉन्स। ये पॉसिबल है किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की क्या होती है, मेमोरी होती है। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिलकर ही काम करते हैं आपके डिफेंस सिस्टम में। अभी रिस्पॉन्स दे कौन रहा है, ये स्पेशल टाइप की सेल्स देती हैं जिनको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। देखो दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स WBC का ही टाइप्स है, ठीक है, याद रखना, ब्लड कंपोजिशन बढ़ा था ना। बी लिम्फोसाइट्स जो है ये कहाँ पर मैच्योर होती है, बोन मैरो में होती है, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जी ब्लड में या फ्लूइड में, इसलिए ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। थाइमस जो है थोरेसिस कैविटी में होता है, स्टर्नम के पास, ब्रेस्ट बोन के पास, और ये एडवांसिंग एज के साथ रिड्यूस होता रहता है। तो ओल्ड पीपल के पास थाइमस ग्लैंड नहीं रहता तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो टी सेल्स सारी यहाँ बन रही होती है, और ये जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करे तो उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर सेल मीडिएटेड में आपका पूछे तो टी लिम्फोसाइट्स आएगा, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में पूछे कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है तो बी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इन्वॉल्व होती है। देखो जब किसी और की बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको फॉरेन मटेरियल समझ के उसको किल करने की कोशिश करती है। तो उस टाइम आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर एक ड्रग देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जिसको साइक्लोस्पोरिन ए बोलते हैं। इसको मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। फंगस से ऑब्टेन हुआ है, फंगस का नाम याद रखना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और बहुत टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बनती है, एक ही टाइप की बनती है, IgA बनती है, ये आपके सलाइवा, टीयर्स और कोलेस्ट्रम में होती है। मैंने बताया था जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। IgE जो है ये एंटीबॉडीज़ जब बनती है, जब आपकी बॉडी में कुछ एलर्जी वगैरह के हो जाती है आपको किसी भी चीज़ से, तब ये वाली एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो इन एंटीबॉडीज़ का जो बनना है IgE का, इससे पता चल जाता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। और भी बहुत सारे टाइप है, IgM और IgG कैपिटल। अब ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है क्या, कैसा होता है ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ बताइए। देखो 2 चेन होती है, 2 हैवी होगी रेड वाले से जो बनी हुई है, और 2 लाइट चेन होती है ब्लैक कलर की, और दोनों कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बोन्स। तो याद रखना H2L2 करके फॉर्मूला है इनका। और जो अब ये वाली जो साइट है यहाँ पे जो स्पेशल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जैसे की में फिट नहीं हो जाता, लॉक में की फिट हो जाता है, डिज़ाइन से जो दिख रहा है, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट करते हैं। तो लेबल करना बहुत आसान है, शॉर्ट चेन को लाइट चेन लिख देना, ठीक है, L2, और हैवी चेन को H2 करके लिख देना। बस इतना ही याद रखना है आपको। एंटीबॉडीज जहाँ पर सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं, ओरिजिन होता है जहाँ पर वो डेवलप हो रही होती हैं, फिर मैच्योर हो जाती हैं, तो उन्हें लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट आपकी सेल्स बनती है। लिम्फोइड ऑर्गन्स की भी 2 कैटेगरी हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पर आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो रही होती हैं एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में, मतलब एंटीजन को देखते ही वो रिएक्ट कर जाए कुछ, ठीक है। दूसरा जो टाइप है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ पर
जो लिम्फोसाइट्स आपकी सेंसिटिव सेल्स थी वो एंटीजन से क्या कर जाएगी, इंटरेक्ट कर जाएगी। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। देखो प्राइमरी जहाँ पर ये सेल्स बन रही है, जहाँ पर इनका बर्थ हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, उसमें बोन मैरो और थाइमस आएगा। सेकेंडरी जहाँ पर ये एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी उसमें क्या आएगा, पेयर्स पैचेज आएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। स्प्लीन आएगा। स्प्लीन क्या है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये आपके पैनक्रियाज और स्टमक के नियर बाय प्रेजेंट है। फीटस जब डेवलप होता है उसको, उस टाइम पे स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स बन रही होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। जितनी भी खराब आरबीसीज है सब यहाँ पे ट्रांसमिट की जाती है। और एक बात और याद रखना, ये फर्स्ट ब्लड बैंक भी है, अगर ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। फिल्टर करता है ब्लड को बाय ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ट्रैप कर देगा और फैगोसाइटस कर देगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अपेंडिक्स भी आता है। वैसे तो उसको वेस्टिजियल बोलते हैं, पर ये वेस्टिजियल नहीं है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आपका लिम्फ नोड भी इसमें आएगा। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में थोड़ी स्वेलिंग सी आ जाती है जिसको नोड्स बोलते हैं। तो इस नोड्स में ना ये होम है लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स का। ये ट्रैप करेगा, किल करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा पैथोजन को। नेक्स्ट टॉन्सिल जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये भी स्टोर करके रखता है लिम्फोसाइट्स को और हेल्प करता है इम्यूनिटी में। इसके बाद है माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, म्यूकस कोटेड एपिथेलियल होती है। ये लाइनिंग जो है मेजर ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरेनोजेनाइटल, ये लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं जिसको माल्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी लिम्फोइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो माल्ट जो है वो 50% लिम्फोइड टिश्यूज़ है बॉडी का। यहाँ पर आपका इम्यूनिटी सारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में एलर्जी दे रखा है। एलर्जी क्या है, जब भी बहुत ही एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आए आपका किसी भी सर्टेन सब्सटेंस के, जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए, माइट्स हो गए, ठीक है, परफ्यूम वगैरह, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से जब आपका एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आए तो उसको वो एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी के टाइम पे मैंने बताया था IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती है। जब आपको एलर्जी होती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं, स्नीजिंग, वीजिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग एंड प्रॉब्लम, रैशेज़ आते हैं, हेडेक और आँखों से भी पानी बहने लगता है। एलर्जी के ये सिम्टम्स हैं। एलर्जी में देखो मास्ट सेल्स जो है वो सिंथेसाइज करती हैं दो केमिकल, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। ये रेडनेस की वजह से एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। तो डॉक्टर इन एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए वो ड्रग्स देते हैं, टैबलेट्स, जिसमें एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन वगैरह मिला हुआ होता है। एलर्जी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी, जबकि इम्यूनिटी आपकी बचाती है, कभी कभी इम्यूनिटी की याददाश्त चली जाती है जेनेटिक अननोन रीजन की, तो अपनी सेल्स पे वो अटैक करने लगती है, जिसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। दो डिसीज़ आती हैं इसमें, एक तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जब हड्डियों को किल करने लगे, और माइस्थीनिया ग्रेवियस जब मसल्स को किल करने लगे। तो डॉक्टर इसे रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो याद रखना ये बच्चों। नेक्स्ट जो डिसीज़ है बहुत ही डिटेल में जो डिस्कस की गई है वो एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं। सिंड्रोम मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम शो करता है हर डिसीज़ के। डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, इम्यून सिस्टम की। एड्स होता किसकी वजह से है, HIV की वजह से। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इस वायरस में डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड है, RNA इन्वॉल्व होता है। HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, और ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उन्हें रेट्रोवायरस बोलते हैं। रेट्रोवायरस जो है उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी देखो बच्चों, इस डिसीज़ में होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। जो रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। देखो वायरस इन्फेक्शन के टाइम पे मैंने बोला था सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट करता है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाती है। ये जो सेल है जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैक्रोफेजिस सेल है, ठीक है, एनिमल सेल बोल रहे हैं। तो इन्फेक्शन के टाइम पे ये क्या करता है, अपना वायरल RNA इंट्रोड्यूस कर देगा सेल के अंदर। अब वायरल RNA है लेकिन सेल जो एनिमल है उसका DNA है, तो RNA से DNA तो कंबाइन हो नहीं सकता। तो ये वायरस इतना चालाक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम का यूज़ करके अपना वायरल RNA से क्या बना लेगा, वायरल DNA। जैसे ही इसका RNA DNA में कन्वर्ट हुआ, ये इंसर्ट हो जाएगा एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास, ठीक है, जिसके पास DNA। अब इसने अपना DNA एनिमल सेल के DNA के साथ जोड़ लिया और इससे काम करवाएगा कि मेरे लिए काम करो, अब मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, ठीक है, और मेरे नंबर्स बढ़वाओ। तो उसकी न्यू वायरसेस का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी बनेगा बहुत सारा,
प्रोटीन कैप्सिड भी बनेगी और बहुत सारे ये वायरस के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर इसको ब्रस्ट आउट करके ये दूसरी सेल्स को इन्फेक्शन के लिए चला जाएगा। इस डायग्राम में ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है आरएनए से डीएनए में बनाने में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये कौन सी सेल है? मैक्रोफेजिस है। फिर टी लिम्फोसाइट्स के पास जाएगा, पहले मैक्रोफेजिस के पास जाता है। एड्स का ये डायग्राम है। ओके बच्चों, तो HIV में होता क्या है बच्चों, जो HIV वायरस है वो पहले तो मैक्रोफेजिस पर अटैक करेगा, देन हेल्पर टी सेल्स के पास ये चला जाएगा। जब हेल्पर टी सेल्स के नंबर डिक्रीज़ हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम उसका बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे उसकी बॉडी में एंटर करने लग जाते हैं और उसको बहुत सारी डिसीज़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है। बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाएगा, फंजाई का भी, वायरस का भी, तो पर्सन बहुत वीक हो जाता है। और ख़ास बात क्या है, डिसीज़ का पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आज पैथोजन एंटर करा है तो कल पता चल जाएगा। कम से कम 5 से 10 साल तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एड्स के अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई, एक नैको करके है, नेशनल एड्स और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने लोगों को अवेयर करा कि ये इन्फेक्शन होता कैसे है, क्या क्या मेजर लेने हैं, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। NGOs भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा एड्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि डिसीज़ का कोई क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट जो डेडली डिसीज़ है वो कैंसर है। कैंसर में क्या होता है बच्चों, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होता है। मतलब नॉर्मली सेल डिवाइड तो करती है जब ज़रूरत पड़े, लेकिन अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल करने वाला ही ना हो तो ट्यूमर बन जाता है। जब भी ये होता है किसी भी पार्ट में तो नॉर्मल सेल्स किस में बदल जाती है? कैंसरस सेल्स में। जो हेल्दी पर्सन है अगर उसे कैंसर नहीं है तो एक सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसकी वजह से वो इनहिबिट करते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीज़न में। लेकिन जब कैंसरस सेल्स को देखा गया तो उनकी ये एबिलिटी लॉस्ट हो गई है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और फॉर्म करती है। जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो एक सेल का गुच्छा सा बना लेती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर के भी 2 टाइप होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन को नॉन कैंसरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रेड नहीं करता, कुछ टाइम के बाद वहीं फिक्स हो जाता है, कन्फाइन होता जाता है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है ब्लड से, और जब भी कैंसर फैले आपकी बॉडी में तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस पूछ लेते हैं बोर्ड में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स विद इन द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम इज टर्म्ड एज मेटास्टेसिस। कैंसर को जनरेट कौन करता है? कार्सिनोजेन। कोई भी ऐसा एजेंट जो कैंसर को जनरेट करे उसको कार्सिनोजेंस करते हैं। ये नॉर्मल सेल्स है, नियोप्लास्टिक या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसरस सेल्स बन जाती है ये। अब कैंसर की 3 एजेंसी होती है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में बहुत सारी रेडिएशंस आती है, एक्सरेज, गामा रेज। केमिकल्स में सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है ना। आयनाइजेबल रेज भी आती हैं, UV रेज भी फिजिकल में। बायोलॉजिकल में बायो एजेंट आएंगे, ऑब्वियसली वायरस होते हैं जो कैंसर इंड्यूस कर देते हैं बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे हो जाता है ऐसा। कभी कभी जेनेटिक रीज़न भी होता है, ऑनकोजीन, ऑनकोवर्ट कैंसर के लिए ही है, ठीक है। वो एक्टिव हो जाते हैं, नॉर्मली वो इनएक्टिव होते हैं, उनको प्रोटो ऑनकोजीन्स बोलते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उनको ऑनकोजीन्स बोलते हैं अचानक से। डेडली डिसीज़ के बाद जो टॉपिक है आपके NCERT में वो ड्रग्स के बारे में है। मेनली 3 ड्रग्स को डिस्कस किया है डिटेल में, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन, कोक और क्रैक भी बोलते हैं। ओपियोइड्स जो है वो ओपियम पोपी प्लांट से एक ड्रग्स ऑब्टेन होती है जिसको मॉर्फिन, हीरोइन बोलते हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन केमिकल नेम है इसका। वाइट कलर होती है, ऑर्डरलेस, बिटर और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसके जो ड्रग्स के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। बहुत ही ज़्यादा सेडेटिव है ये, नशा बहुत ज़्यादा होता है, इलीगल है इसकी फार्मिंग। अगर किसी घर में उग जाए तो इसको फेंक देना। ओपियोइड्स को पूछ लेते हैं पेपर में, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लेटेक्स होता है एक पॉपी प्लांट का, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या होता है जब इसका कोई ड्रग एब्यूज़र है, उसके बॉडी में स्लो डाउन हो जाएंगे उसके फंक्शन, ठीक है, और तो बहुत ही ज़्यादा सेडेटिव है, डिप्रेस सा रहेगा। एडवांटेजेस क्या है मॉर्फिन की? पेन किलर है, मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे पेशेंट को दी जाती है जो सर्जरी वगैरह में जा रहे होते हैं। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा,
से ऑब्टेन होता है ड्रग्स, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ केमिकल है, भांग बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका जो है इफ़ेक्ट वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है इसका। बहुत लोग इसका मिसयूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, हशीश, चरस, गांजा वगैरह करके इसके बनते हैं। डिपेंड करता है कौन सा पार्ट लिया है आपने प्लांट का। अच्छा, एक बात याद रखना, पॉपी प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनमें कोई ड्रग्स का कोई वो मतलब नशा नहीं होता, वो सेडेटिव नहीं होते, लेकिन कैनाबिस सटाइवा का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके हर पार्ट में मतलब नशा है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग्स है वो कोकेन है, कोक क्रैक भी बोलते हैं इसको। ये ऑब्टेन होता है इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, जो नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है। इससे भी क्या होता है, ये यूफोर्बिया हो जाता है, ठीक है, डोपामाइन से इंटरफेयर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर से, और हेलुसिनेशन हो जाती है, मतलब उसे आवाज़ें सुनाई देती है जबकि कोई आवाज़ होती नहीं है, कुछ दिखाई भी दे रहा होता है, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। फिर इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं, जैसे एट्रोबा बेलाडूना, धतूरा, ये भी ड्रग्स वाले प्लांट हैं। ये भी आजकल स्पोर्ट्स पर्सन भी अब यूज़ कर रहे हैं इनका, कैनाबिनॉइड्स वगैरह का। ड्रग्स लाइक बारबिचूरेट्स, एम्फीहेटामाइंस और बेंजोडाइजेपिन एलसीडी, मतलब लिसर्जिक एसिड डाइमिथाइलमाइड, ये भी ड्रग्स पेशेंट को मेंटल इलनेस के लिए हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट। लाइक किसी को डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती किसी को, तो ये बच्चों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं वो 3 प्लांट्स पढ़ लिए, आप इनको भी याद रखना, एट्रोपा बेलाडूना और धतूरा। ये हेलोसिनेशन, हेलोजेनिक प्रॉपर्टी है इनके पास, बस इतना याद रखना है इन 2 का, और बाकी इन 3 का आपको याद रखना है, ये मेंटल इलनेस के लिए यूज़ होते हैं। ये ड्रग्स किसी पर्पस मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्रग एब्यूज़ है। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में टोबैको का दिखा रखा है कि 400 साल से इसकी फार्मिंग चल रही है। निकोटिन होता है, निकोटिन की वजह से जो ह्यूमन बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर सब इंक्रीज़ हो जाता है। और स्मोकिंग से जो चांस है कैंसर का, यूरिनरी ब्लड का, थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस मतलब स्वेलिंग हो गई है, टिस वर्ड आ गया, एम्फीसीमा, रेस्पिरेटरी डिसीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब इसकी वजह से होता है, टोबैको की वजह से। टोबैको च्यूइंग से माउथ कैंसर भी हो सकता है ओरल कैविटी में, और स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो ब्लड में आ जाती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ना, उसमें इंट्रैक्शन में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन को बाइंड करने में, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। तो पॉकेट पे तो वैसे जब पिग्स लिखा रहता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी इसको ख़रीद लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है और यूथ को बर्बाद नहीं करना है, ओके। अगर ये कुछ ऐसा किसी को आप देखते हो किसी को, तो उसकी काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही जनरल सा है, एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल हैबिट्स, कैसे डील करना है चाइल्ड से, पीयर प्रेशर से, क्यों वो ऐसे उसमें आ गया है, एडिक्शन से क्या क्या हो सकते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, ये सब आप जनरल सा पार्ट है, इसको रीड कर लेना। जो ड्रग्स के अब्यूज़र्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, फैटी एग्रेसिव हो जाते हैं, रेकलेस बिहेवियर, रेबिलियस बिहेवियर हो जाता है उनका, फैमिली फ्रेंड सबसे रिलेशनशिप उनका हो जाता है। बहुत ही जनरल सा है ये, आपकी एनसीईआरटी में पढ़ लेना। ये एक लीवर की डिसीज़ दे रखी है, सिरोसिस। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही जनरल सा है, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड पढ़िए प्लीज़, बार बार पढ़िए एक चैप्टर को, उसी से रिवाइज़ होएगा, ठीक है। और नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, नोट्स बना कर लिख कर आप याद करिए, और चैप्टर को आज ही ख़त्म कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।